दोस्तों, मैं मोहम्मद खालिक। आप देख रहे हैं द स्ट्रांग सीन। दोस्तों, आपने खबरें देखी होंगी टीचरों को लेकर। ये जो खबर है ये टैट एग्जाम को लेकर है, जिसको हम टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटैट कहते हैं, और स्टेट के अंदर ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेटरी कर दिया है हर एक व्यक्ति के लिए एक जजमेंट के तहत। तो जजमेंट सितंबर 2025 में पास होती है। उस जजमेंट का टाइटल है अंजुमन इशात तालीम ट्रस्ट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये टाइटल में क्यों बता रहा हूं? ये टाइटल में इसलिए बता रहा हूं, जब जम्मू कश्मीर के लॉ डिपार्टमेंट ने इस जजमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक ऑर्डर को पास किया और उस ऑर्डर में लिखा कि आप जम्मू कश्मीर में भी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड टीचरों का टेस्ट कंडक्ट करेगी, और उसके बाद जो टीचर क्वालिफाई होगा एज पर द गाइडलाइंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वो ही एलिजिबल होगा आगे प्रमोशन के लिए। और जिस व्यक्ति से ये टेस्ट पास नहीं होगा, ये क्लियर कट गाइडलाइंस हैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में, वो व्यक्ति प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेकर अपने सर्विस के सारे बेनिफिट लेगा और रिटायरमेंट ले लेगा, यानी वो पढ़ाने के काबिल योग्य नहीं होगा। ये ऐसा ऑर्डर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2025 में क्यों पास किया? ये कब से मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा था, या ये कितनी पिटीशनें ऐसी थी जिस पे सुप्रीम कोर्ट मजबूर हो गया ऐसा ऑर्डर करने के लिए? और ये केस क्या था, ये मैं पहले भी बोल चुका हूं, लेकिन आज जो स्टोरी मैं आपको बोलने जा रहा हूं, आपको एक एक चीज जानना जरूरी है, क्योंकि ये इसमें विवाद बड़े हैं। एक तो लीगल टेक्निकलिटीज, और दूसरा जो जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पास की है वो रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए पास हुई। अब बातचीत करें कि जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारे ऐसे पत्रकार और बहुत सारे ऐसे विद्वान लोग, लेकिन किसी एडवोकेट की मैंने इस पे कोई भी टिप्पणी नहीं देखी, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस ये भी हैं, जो मेरे ऑर्डर को जो पत्रकार, जो विद्वान इसको सिमिलरली इंटरप्रेट करेगा या सिमिलरली उसका कंटेंट पब्लिक डोमेन में लाएगा, वो सही है। लेकिन अगर कोई विद्वान बनने की कोशिश करे और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को गलत इंटरप्रेट करे, यानी गलत प्रस्तुत करे पब्लिक डोमेन में, वो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट है, स्कैंडलाइज, कोर्ट को स्कैंडलाइज करने की कोशिश। इस जजमेंट के अंदर हुआ क्या? इस जजमेंट के अंदर कहानी ये है, आपको अंत तक ये वीडियो अंत तक देखनी पड़ेगी। जिन लोगों को, जो लोग इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, लेकिन मैं कहता हूं कि जम्मू कश्मीर का एक एक व्यक्ति, पूरे हिंदुस्तान का एक एक बच्चा, वो बच्चा जो इकोनॉमिकली वीकर है, वो बच्चा जो बिलो पॉवर्टी लाइन यानी राशन कार्ड में आता है, वो बच्चा जो गरीब है, जो एफर्ट नहीं कर सकता है प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए, ये उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन करप्शन की बात हुई है तो पॉलिटिकल करप्शन पे कोई डिबेट नहीं करता, ब्यूरोक्रेटिक करप्शन पे कोई डिबेट नहीं करता। जैसे जुडिशियल करप्शन पे बात उठी तो हिंदुस्तान के अंदर एक एनसीईआरटी की बुक ने पब्लिश करके कहा कि हम एनसीईआरटी की बुक में जुडिशियल करप्शन पे बच्चों को ज्ञान देंगे। मैं कहता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर पॉलिटिकल करप्शन पे भी ज्ञान दिया जाए। अगर पॉलिटिकल करप्शन नहीं होती, ये प्राइवेट कमर्शियलाइज, इस एजुकेशन को कमर्शियलाइज करके कैपिटलिस्ट की तरफ इन स्टेटों को लेकर यहां की सरकारें नहीं जाती, क्योंकि इसके पीछे पॉलिटिकल करप्शन है और ब्यूरोक्रेटिक करप्शन है। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट स्कूल है, उन गवर्नमेंट स्कूलों का एजुकेशन सिस्टम इतना कोलैप्स है कि एजुकेटेड बंदा पढ़ाने के लिए नहीं है, और अगर बच्चे ने वहां पे पढ़ाई करनी है तो वो 12th भी पास कर लेगा, लेकिन उसके पास अपने स्किल बुक रीडिंग,
इंग्लिश बुक रीडिंग वो 8th स्टैंडर्ड की नहीं पढ़ पाएगा। ये हालात है जम्मू कश्मीर के। जम्मू कश्मीर के अंदर एक एमएलए, चुना हुआ एमएलए एक स्कूल के अंदर जाता है, आपने वीडियो मिलियंस में देखी होंगी, 8th स्टैंडर्ड के बच्चे को बुक पढ़ना, द पढ़ना नहीं आ रहा है। ये हालत है एजुकेशन सिस्टम की। और हमारे एजुकेशन मंत्री सकीना इतू जी ये कहती है कि उस दिन जो 12th पास हुए थे वही हमारे लिए पीएचडी रिसर्च स्कॉलर हैं। वाह क्या बात है। जैसे ये लॉ डिपार्टमेंट ने ऑर्डर पास किया तो कुछ विद्वान पत्रकार ये कहने लग गए कि ये जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की है, इस जजमेंट का सुप्रीम कोर्ट का टाइटल मैंने इसलिए बताया था, और वो ये कहने लगे कि ये जजमेंट में सरकार ने टीचरों का पक्ष अच्छे से नहीं रखा। अरे भाई साहब, आप कौन सी जजमेंटें पढ़ते हैं? इस जजमेंट में जो पटिशनर है वो प्राइवेट ट्रस्ट है, यानी स्कूल है, स्कूल के टीचर हैं, बहुत सारे ट्रस्ट हैं, और इसमें 87 पटिशनें हाई कोर्टों के अंदर पहले डिसाइड हो चुकी हैं, और जो ये 87 पटिशनें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में क्लब हुई थी, उसके बाद ये डिसीजन आया है। दिस इज नॉट अ मेमोक्री। और उसको आप मजाक बना रहे हो कि पक्ष सरकार ने नहीं रखा। सरकार इसमें रिस्पोंडेंट है, ये केस टीचरों ने किया था और सरकार अपना पक्ष रख रही थी। तो सरकार टीचरों का पक्ष कैसे रखते? मैं उस पत्रकार महोदय से ये पूछना चाहता हूं कि आप जो चीज चला रहे हैं, भाई साहब पहले आप स्टडी कर लें और फिर चलाएं। फिर उसके बाद जब हमने उनको कमेंट किया और वो हमसे कहने लगे आपने नहीं पढ़ा है जी, आप कल के पत्रकार हो, आप ऑटो चलाते हो, हमने पढ़ा है, फिर धमकियां भी देने लगे। लेकिन मैं उसको डिस्कस नहीं करना चाहता हूं, मैं उन लोगों को, ऐसे लोगों को वैल्यू नहीं देता। मैं इस जजमेंट को जरूर डिस्कस करूंगा। सबसे पहले जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, क्योंकि हम जम्मू कश्मीर के अंदर रहते हैं, और जम्मू कश्मीर की बात इसलिए करेंगे कि यहाँ पे 370 आर्टिकल था। 370 की आड़ में यहाँ पे फेडरल सिस्टम में जो निज़ाम था कि हर स्टेट के पास अपनी डिस्क्रिशनरी पावर होती है, वो वहाँ के एजुकेशन सिस्टम या एजुकेशन रूल, स्टैट्यूटरी रूल का प्रोविजन बनाती है। लेकिन जो कंकरेंट लिस्ट में कानून बनता है, या फंडामेंटल राइट्स है, या हिंदुस्तान का जो भी कानून है, वो कानून पूरे हिंदुस्तान में इंप्लीमेंट होता है। और फंडामेंटल राइट जो है वो हिंदुस्तान के अंदर जम्मू कश्मीर में भी वही फंडामेंटल राइट है, और वो फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन है। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के टीचरों की और जम्मू कश्मीर के उस एक्ट की। ये एक्ट कब इनैक्ट हुआ? 2009 में राइट टू एजुकेशन एनसीईआरटी के अंदर जो रेगुलेशन, एक स्टैट्यूटरी रूल बना, उस रूल के अंदर टीचरों की एलिजिबिलिटी का टेस्ट टैट मैंडेटरी कर दिया गया कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितने भी टीचर क्वालिफाइड हैं, या जिनके पास जितना भी उन लोगों के पास कोई भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, उसके बाद उनको टैट क्वालिफाई करना जरूरी हो गया, और हर एक टीचर ने करना था। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर जो चीज हो रही थी, जम्मू कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 की वजह से जम्मू कश्मीर में डायरेक्टली कोई भी चीज इंप्लीमेंट नहीं होती थी सेंटर, लेकिन इंप्लीमेंट करने के लिए स्टेट का कंसेंट जरूरी था। और उस दिन सरकार किसकी थी? 2009 में भी यहाँ पे एनसी की सरकार थी, 10 में भी एनसी की सरकार थी। और अगर आप लोग ये कहेंगे कि एनसी की सरकार थी तो कांग्रेस की नहीं थी, लेकिन कांग्रेस और एनसी की कॉल्यूजन सरकार थी। तो इस एक्ट को उस वक्त, यानी जम्मू कश्मीर के उन मध्यम वर्ग लोगों के बच्चों के साथ ये खिलवाड़ करने वाले एनसी और कांग्रेस ही है, जिन लोगों ने उस वक्त इस एक्ट को यहाँ पे कंसेंट नहीं दिया, यहाँ पे टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं करवाया। कब आया? 2001 में। 2001 में आया जब ये आर्टिकल 21A फंडामेंटल राइट बना दिया गया, जो फंडामेंटल राइट बन गया। और वो फंडामेंटल राइट बनने के लिए क्वालिटी एजुकेशन जो ट्रस्ट थे उनके अंदर भी जरूरी थी। ये जो लोग महाराष्ट्र से उठकर आए, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, इनको प्रमोशन नहीं मिल रही थी,
और प्रमोशन इसलिए नहीं मिल रही थी कि महाराष्ट्र स्टेट के अंदर जब टैट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता, जिन लोगों ने क्वालिफाई किया था उनकी प्रमोशन हुई, इनकी नहीं हुई। तो ये कोर्ट चले गए, इन्होंने कहा कि आर्टिकल 30 तहत हमारे पास ट्रस्ट, आर्टिकल 31 के तहत हमारे पास जो है हम ये जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल के तहत हम एग्जेम्प्टेड है। अब जम्मू कश्मीर कैसे एग्जेम्प्टेड हो गया? जम्मू कश्मीर इस तरह से एग्जेम्प्टेड हुआ कि आर्टिकल 370 की डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती थी और एनसी सरकार ने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि इसके पीछे पॉलिटिकल करप्शन थी। पॉलिटिकल करप्शन क्यों थी? क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर जितने टीचर अपॉइंट हुए, यहाँ पे आरएटी की स्कीम आई और आरएटी की स्कीम के तहत जितने भी टीचर लगे वो जोन लेवल पे लगे। अब मैं हकीकत से आपको रूबरू कर रहा हूँ। ये जोन लेवल पे जो टीचर लगते थे, किस तरह से लगते थे? इनके पास 12th का सर्टिफिकेट होता, चाहे वो फेक होता, फ्रॉड होता, कुछ भी होता, सिर्फ 12th पास सर्टिफिकेट होना चाहिए था और परसेंटेज के बेस पे ये कोई भी रिटन एग्जामिनेशन नहीं था। जोन लेवल पे एक जेडीओ, जिसका चेयरमैन एक तहसीलदार और जेडीओ की कमेटी बनती थी और ये जेडीओ और तहसीलदार मिल के पैसा खाते थे और पैसा खाने के बाद ये हैबिटेशन चेंज कर देते थे अमीर और गरीब की। ये सिलेक्शन विलेज लेवल पे होती थी, यानी एक गांव अगर इधर है, इस गांव में पढ़े लिखे ज्यादा हैं, इस गांव के अंदर कोई गरीब पढ़ा लिखा है, उसको उस गांव से निकाल कर दूसरे गांव में डाल दिया जाता था और जिस गांव में जितनी पोस्टें होती थी वो फिल करके। इसमें इतनी इनरेगुलरिटीज हैं, इसके नियर अबाउट हजारों केस ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर हजारों केस चल रहे हैं। वो हजारों केस सेटल डाउन हुए। सेटल डाउन होने के बाद हाई कोर्ट ये डायरेक्शन देता है, डीबी कहता है कि जो जेन्युइन कैंडिडेट था, मेरे पास कहीं जजमेंटें पड़ी, जो जेन्युइन कैंडिडेट था, अब हाई कोर्ट उस स्टेज पे नहीं है 10 साल के बाद उसको रिलीफ देने के लिए, लिहाजा इसको हम नौकरी नहीं प्रोवाइड करेंगे। जो गलत लगा था वो भी नहीं लगेगा। आज तक हाई कोर्ट के अंदर रहबरे तालीम के केस चल रहे हैं और जो लोग लग चुके हैं इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होने दी, क्योंकि वही लोग सरकार में कंटिन्यूसली हैं। अब इसने एजुकेशन सिस्टम को टोटली कोलैप्स करके रखा। फंडामेंटल राइट्स, राइट टू एजुकेशन, जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, जो बच्चों का राइट है, गरीब गुरबा बच्चों का, वो हक छीना गया। अब फंडामेंटल राइट वायलेट अगर कोई भी करेगा तो वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, वो जम्मू कश्मीर का हो, हिंदुस्तान की किसी भी अभिन्न अंग का हो। अब आज अगर जम्मू कश्मीर के टीचरों पे इतनी बड़ी आफत आ गई, ये पूरे हिंदुस्तान के टीचरों पे है। सेंटर एलिजिबिलिटी टेस्ट हर एक टीचर ने दिया, अब क्वालिफाई नहीं होंगे वो तो सुप्रीम कोर्ट नहीं करवाएगा। और जो टैट कंपलसरी बनाया गया, ये 2010 में बनाया गया। 2010 के बाद 2013 में एक नोटिफिकेशन फिर से निकली, जो स्टेटें ये इम्प्लीमेंट नहीं कर रही थी इस चीज़ को, या जिन स्टेटों में इम्प्लीमेंट था और लोगों का टेस्ट क्वालिफाई नहीं हुआ या दिया ही नहीं, तो उन लोगों को फिर से 2 साल का टाइम दिया गया। जब 2 साल का भी टाइम दिया गया फिर भी उन्होंने नहीं दिया, उसके बाद जब कुछ लोग याचिका करता ये थी कि हम एक ट्रस्ट हैं, हम एग्जम्प्टेड हैं किस चीज़ से? आर्टिकल 30 के तहत जो हमें एग्जम्पशन है, यानी जैसे मदरसा है या गुरुकुल है जहाँ पे सिर्फ रिलीजियस तालीम दी जाती है, वो लोग एग्जम्प्टेड हैं इससे। लेकिन क्या जो गरीब बच्चे, जो बेवाओं के बच्चे, जो यतीम बच्चे कहीं किसी ट्रस्ट के अंदर पढ़ते हैं, उनके लिए फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन मैंडेटरी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को भी देखा, तो 87 पिटीशन को रीटेबल किया गया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास जाएगा, क्या ये ट्रस्ट एग्जेम्प्टेड रहने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा अपनी जजमेंट में? सुप्रीम कोर्ट ने इसको अल्ट्रा वायरस कहा। किसको अल्ट्रा वायरस कहा? आर्टिकल 30 जो एजुकेशनल ट्रस्ट हैं, उन ट्रस्टों को जो आर्टिकल 30 से एग्जेम्प्ट किया गया था, उसको अल्ट्रा वायरस कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो अल्ट्रा वायरस है, इसकी वजह से मौलिक अधिकारों का हनन बच्चों का हो रहा है। आप जम्मू कश्मीर की बात करें, अब स्पेशली हम जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं कि जो आरटी एक्ट है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए था। क्यों नहीं होना चाहिए था?
क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो रहबरे खेल या रहबरे तालीम या रहबरे जंगलात या ऐसी स्कीमें लाकर जम्मू कश्मीर के लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन, जो एम्प्लॉय लगे उनका भी और उनके बच्चों का भी हुआ, उस मौलिक अधिकार का हनन पॉलिटिकल करप्शन और वोट बैंक के लिए आज भी यहाँ सरकार शेल्टर कर रही है। जैसे लॉ डिपार्टमेंट ने इसको निकाला और आज सकीना इतू ने जवाब दिया, जो है हमारी एजुकेशन मिनिस्टर है, वो कहती है कि मुझे तो कोई पता ही नहीं है, मुझे कोई पता ही नहीं है इस आर्डर का, और कल उसी आर्डर को रोक लगा दी जाती है कि हम इसको अभी रखते हैं। हम इसको आर्डर को ऐसे ही रखने से क्या कोई सोल्यूशन है? सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 2 साल का टाइम दिया है ये टैट क्वालिफाई करने के लिए टीचरों को। क्या ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जिसमें रिव्यू पिटिशंस हुई हैं, इसमें रिव्यू में होना क्या है? रिव्यू पिटिशन के अंदर मैं आपको क्लियर कर दूं, रिव्यू पिटिशन का मतलब है कि जो चीज़ इसके अंदर हुई है उस चीज़ का कोई सा पोर्शन, यानी पूरी जजमेंट नहीं, पूरी गाइडलाइंस नहीं, जजमेंट का कोई पैरा जो गलत वे से किसी को अफेक्ट कर रहा हो या कॉन्स्टिट्यूशनली कोई चीज़ इसमें कोई कमी रही हो, तो जाके, अब सुप्रीम कोर्ट ने तो इसमें कुछ गलत कहा ही नहीं। ये मैटर ही इन सर्विस टीचर का था, और इन सर्विस टीचर जब वहां पहुंचे तो हिंदुस्तान के टॉप कोर्ट ने, कस्टोडियन ने ऑब्जर्व किया कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान के बच्चे जो गरीब गुरबाओं के हैं उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी डिस्क्रिशनरी पावर को एक्सरसाइज किया, आर्टिकल 142 को इन्वोक करके टीचर with less 5 year of the service left continue till the supinations without TAT qualification but are ineligible for the promotion without it। पहली बात, जो लोग टीचर्स हैं विदाउट टैट क्वालिफिकेशन हैं वो इनएलिजिबल है प्रमोशन के लिए, जो जिस जगह पे है वो वहीं पे रहेगा, कोई प्रमोशन नहीं होगा। टीचर्स with more than 5 years retire must qualify the TAT within 2 years to continue the service। जिनके 5 साल सर्विस में रहते हैं वो प्रमोशन के लिए एलिजिबल नहीं हैं। जो सर्विस में हैं, 5 साल से ज़्यादा सर्विस हैं, उनकी प्रमोशन है तो उनको टैट क्वालिफाई करना है। अगर वो टैट क्वालिफाई, और उनके लिए टैट मैंडेटरी और कंपलसरी है, अगर टैट क्वालिफाई नहीं करते हैं तो वो लोग घर को जाएंगे, बिल्कुल क्लियर कहा है, और उनको सारे बेनिफिट मिलेंगे जो हमने आपको स्टार्टिंग में कहा। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ क्यों कही? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि जिन लोगों ने लाइफ में कभी भी टैट क्वालिफाई नहीं किया, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई नहीं किया, उनको 2 साल 2025 के बाद दिए गए, जब ये आर्डर पास सितंबर में हो। अब सितंबर में ये आर्डर पास होता है, पास होने के बाद 30 दिन सिर्फ होते हैं रिव्यू पिटिशन के, रिव्यू फाइल करने के। जो लिमिटेशन है कोर्ट की जुरिडिक्शन के अंदर, जो कानून बना है, रिट जुरिडिक्शन है, उस जुरिडिक्शंस के अंदर आप सिर्फ 30 दिन के अंदर ही रिव्यू पिटिशन फाइल कर सकते हैं। अभी तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर 39 रिट्स फाइल हुई है, जो रिव्यू पिटिशन फाइल हुई है। वहीं पे जम्मू कश्मीर के टीचर और जम्मू कश्मीर के सरकार को लोग कह रहे हैं, कुछ पत्रकार, इन्होंने जी रिव्यू में क्यों नहीं गए, इन्होंने रिव्यू फाइल क्यों नहीं कर रहे हैं। भाई साहब, सितंबर में जजमेंट पास हुई है और सितंबर 25 से अगले रहा है, 5 महीने के बाद आप सुप्रीम कोर्ट में उठा के जाएंगे कि हम जी आपको रिव्यू पिटिशन लगाएंगे, जिसमें जम्मू कश्मीर की तरफ से अगर कोई ट्रस्ट होगा, लेकिन जम्मू कश्मीर स्टेट की तरफ से कोई भी रिव्यू पिटिशन नहीं है। यूपी की तरफ से है, झारखंड की तरफ से है, जहां पे टीचरों ने बहुत हल्ला गुल्ला किया, और हल्ला गुल्ला करने के बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हाँ जी, यहाँ की सरकार भी रिव्यू फाइल करेगी, और उन्होंने भी की है। अब कौन सी चीज़ चैलेंज हुई है, ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट में तब डिस्क्लोज होगी जब सुप्रीम कोर्ट इसको लिस्ट करेगा। हेयरिंग ने अभी तक इसको लिस्ट नहीं किया है हेयरिंग के लिए,
अभी तक ये जो जजमेंट है इसमें बहुत सारे डिले रिव्यू लगी। मैंने कहा कि लिमिटेशन अगर क्रॉस हो जाए, टाइम क्रॉस हो जाए, उसके बाद कंडोनेशन एप्लीकेशन लगती हैं। इतनी कंडोनेशन एप्लीकेशन लगी है, उनको भी अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने अलो उन रिटों को नहीं किया। फिर इंटरवेंशन रिट्स लगी है, उनको भी अलो नहीं किया। तो अगर आज फाइल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर को एंटरटेन करेगा कि आप स्पेशल हैं हमारे लिए, तो आपकी रिट एंटरटेन की जाएगी, क्योंकि आज रिट इसलिए एंटरटेन नहीं होगी, पहले तो कंडोनेशन एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी कि डिले को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। दूसरी बात, जब ये जजमेंट पास हुई, यहाँ के लॉ सेक्रेटरी को मिली, यहाँ के लॉ सेक्रेटरी ने ये स्क्रूटनाइज करके ऑर्डर पास कर दिया, और स्क्रूटनाइज करने के बाद जब ये ऑर्डर पास हो गया, उसके बाद सरकार को पता चला कि ऐसी कोई जजमेंट है, ऐसा कोई ऑर्डर हमारे लॉ सेक्रेटरी ने बनाया है, हम इसको रोक देंगे। बाकी स्टेटें जब इम्प्लीमेंट करेंगी तब देखेंगे। बाकी स्टेटें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अपने अपने चीज़ें लेके गई हैं। अब अगर उसमें अमेंडमेंट कोई होगी, जो स्टेट उससे अफेक्ट होगी, उस स्टेट को वो रिलीफ मिलेगा। क्या जम्मू कश्मीर को भी डायरेक्टली ये रिलीफ मिलेगा? तो सवाल आता है नहीं, क्योंकि अगर ये कोर्ट में जाएंगे ही नहीं, पिटिशनर होंगे ही नहीं, तो यहाँ के टीचरों को वो रिलीफ कैसे मिलेगा? वो अगर सारे टीचरों की बात भी करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल लीगलिटीज इन्वोक हो रही हैं, वो लीगलिटीज ये हैं कि एक्ट जो है वो उसकी इनैक्टमेंट 2009 और 10 में हुई, तब यहाँ पे आर्टिकल 370 था, तब ये डायरेक्टली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था और न ही यहाँ की सरकार ने किया था। लेकिन जब एब्रोगेशन 370 2019 में हुआ, उस वक्त ये एक्ट यहाँ पे एप्लीकेबल था और इम्प्लीमेंटेड हो चुका था। उसके बाद यहाँ के टीचर जितने भी इन सर्विस में थे, तो अगर आरएटी एक्ट को पहले पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिन स्टेटों ने नहीं माना, उनको मानने के लिए ये आदेश था, तो अब जब ये आदेश था, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश पूरे हिंदुस्तान में इम्प्लीमेंट होने के लिए था, तो उसमें जम्मू कश्मीर भी आता है। उस ग्राउंड पे जम्मू कश्मीर एग्जेम्प्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि 2019 में ये केस फाइल हुआ है, और 2019 में ये सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल हुआ है, 2025 में इसकी जजमेंट आई है। ये केस मैंने पहले भी अपने माध्यम से, बहुत सारे वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से कहा है कि यहाँ की सरकार के पास कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है इस ऑर्डर को रोकने के लिए। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट हिंदुस्तान की पार्लियामेंट भी नहीं रोक सकती है। अगर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट कोई गलत ऑर्डर करे, गलत कानून बनाए, उसको सुप्रीम कोर्ट रोक लगाता है। सुप्रीम कोर्ट वो पावर है, और सुप्रीम कोर्ट की डीबी ने इसको डिसाइड किया है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के विचार अधीन चीज है, वो आर्टिकल 30 को लेकर है और चैरिटेबल ट्रस्ट को लेकर है, कि उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने के डबल बेंच ने कहा कि ये दिस इज अल्ट्रा वायरस, कि क्या अगर हमने टीचरों का ये चीज़ या ट्रस्ट का अधिकार देखना है, लेकिन उन गरीब बच्चों, यतीम बच्चों का अधिकार नहीं देखना, फंडामेंटल राइट ऑफ एजुकेशन, वो चीज़ विचाराधीन सुप्रीम कोर्ट के है और वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जाएगी। अब ये रिव्यू लगी है, मैं आपको साफ बता दूं, इसमें कानून है, प्रावधान है। जिस जज ने इसको पहले सुना है, उन्हीं जजों ने इस रिव्यू को भी सुनना है। रिव्यू का कानून का प्रावधान यही है, दूसरा जज नहीं सुन सकता। अब अगर आप ये अटकलें लगा रहे हैं कि ना तो हम चैलेंज करने गए हैं और ना ही हम इस जजमेंट को मानेंगे, क्योंकि आफ्टर 90 डेज ये जजमेंट जो है ये इम्प्लीमेंट हो चुकी है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर हो चुकी है। जिन टीचरों ने यूपी के अंदर चैलेंज भी किया, उन्होंने भी टेट एग्जाम दे दिए, वो सेंटर एलिजिबिलिटी टेस्ट दे रहे हैं, स्टेट का तो छोड़िए। तो अगर जम्मू कश्मीर के अंदर ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा, कल को वर्डिक्ट आएगा, उस पर सुनवाई होगी, वो साल के बाद आएगा, और वर्डिक्ट अपहेल्ड हो गया, तो फिर एक ही साल बचेगा टेट क्वालिफाई करने के लिए। क्योंकि जब से ये जजमेंट पास हुई है, ये जजमेंट अगर एज इट इज रह गई तो फिर, लेकिन अब पॉलिटिकल करप्शन और ब्यूरोक्रेटिक करप्शन जैसे सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को भी स्कैंडलाइज करने की कोशिश, हमने पहले ही आपको कहा, की जा रही है या नहीं। अब अगर ये मैटर सब जुडिश है, तो रोडों पर प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, और इस जजमेंट को इंटरप्रेट करने के लिए कोई कानूनी विद्वान नहीं कर रहे हैं, कुछ पत्रकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो जजमेंट है जी,
सरकार ने जी पक्ष ही नहीं रखा। ओ भाई साहब, अगर आपको इतनी समझ नहीं आती कि इसमें पिटिशनर टीचर थे और सरकार इसमें रिस्पोंडेंट थी, वो तो डिफेंस कर रही थी, वो पक्ष टीचरों का रखती। आपको इतनी सारी समझ नहीं है और आप इंटरप्रेट कानून कर रहे हैं, वकील बनने की कोशिश कर रहे हैं और जज बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो लिहाजा ये सारी कहानी थी कि RAT एक्ट जो आया वो कब आया, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्निकलिटीज़ क्या है, ये कैसे इम्प्लीमेंट होता है। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि अगर उस वक़्त जम्मू कश्मीर के टीचरों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं थी, लेकिन अब है। सबसे सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन बच्चों का है आर्टिकल 21 के तहत। और जो टीचर वहाँ पे पढ़ा रहा है वो उनका वायलेशन कर रहा है। इन स्टेट जम्मू कश्मीर की स्टेट के अंदर जितनी सरकारें आज तक रही हैं वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रही थी स्टेट के गरीब बिलो पॉवर्टी लाइन के बच्चों का, क्योंकि उनके बच्चे खुद प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के अंदर पढ़ रहे थे। आप देखते रहिए द स्ट्रांग सिग्नल। धन्यवाद।